सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम लोग आपका बायोटेक्नोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, टूल्स को डिस्कस किया, प्रोसेसेस को डिस्कस किया और सबसे पहले हम लोगों ने जो बात करी थी वो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात करी थी। ठीक है, पिछले चैप्टर को हम लोगों ने 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करा। ये वाला जो आपका चैप्टर रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसके अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है असल में वो यूज कहाँ पे होती है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है ना। ये जो इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि कहाँ पे हमारी जो है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन होती है और उसी को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपका ये जो चैप्टर है 4 सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट जो होगा आप लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद मेडिसिन के अंदर क्या एप्लीकेशन है। फिर आप जानेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, जिसमें आप बायोपायरेसी पेटेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। Biotechnology, as you have already learned from the previous chapter, essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. इसकी बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने यही बात की कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्या नहीं कर रहे होते बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अभी वो बोल रहा है द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक्स, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। ठीक है, तो ये वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे है ना। यानी कि वेरियस थेरेपीज के अंदर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के डायग्नोस के अंदर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से। बायो रेमेडिएशन हम लोग कर सकते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा खासा एप्लीकेशन है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं, यानी कि 3 ऐसे एरियाज जहां पर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च इस टाइम पे चलती है। First is providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, हम लोग क्या करें, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करें। वो कैटलिस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि वो कैटलिस्ट जो हो वो एक इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है कि वो एक प्योर एंजाइम की फॉर्म में हो। सेकेंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अभी अगर हम लोगों ने एक कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, हमने बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, बट अगर वहां पर ऐसी कंडीशंस ही नहीं होंगी जहां पर वो कैटलिस्ट एक्ट कर सके, तो फिर वो कैटलिस्ट क्या ही काम का है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे उस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी इसी कैटलिस्ट की हेल्प से जो भी कंपाउंड वहां पर बना, उस कंपाउंड का हम लोग प्योरिफिकेशन करेंगे, अच्छी तरीके से हम लोग उसको प्योरीफाई करेंगे ताकि हम लोग बेसिकली क्या कर सके, उसको यूज में ला सके। ठीक है, तो ये बेसिकली दीज आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन रहने वाला है। लेट अस टू गेट take a look at 3 options that can be thought for increasing food production। अब वो बोल रहा है हम लोग 3 ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं जिनकी हेल्प से हम लोग फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट वो क्या बोल रहा है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सेकेंड वो बोल रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड वो बोल रहा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि 3 तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि आप लोग कुछ केमिकल्स का यूज करके एग्रीकल्चर जब कर रहे हो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी कि आप कंप्लीटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही यूज कर रहे हो अपने एग्रीकल्चर के अंदर। एंड थर्ड क्या हो सकता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। बेसिकली ये जो है ये आपका बायोटेक से रिलेट करता है। ठीक है,
The green revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not able to feed the growing human population. Increased yields have been partly due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, which means fertilizers and pesticides. यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसने क्या किया था, हमारे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज तो किया था, बट स्टिल इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन द होल पॉपुलेशन। वो हमारी जितनी भी लाइक पॉपुलेशन टोटल थी उसकी भूख को सस्टेन करने में वो जो है हमारी सक्सेसफुल प्रूव नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज यील्ड्स थी ये इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज की वजह से तो है, बट और क्या क्या चीजें हैं जो हमारी कंट्रीब्यूट करती है बेटर क्रॉप वैरायटीज के अंदर? दैट इज बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर हम लोगों ने लेट्स से किसी क्रॉप को उगाने के लिए छोड़ दिया बट वी डोंट मैनेज द क्रॉप प्रॉपरली, तो उस केस के अंदर क्या हम लोगों को एक अच्छा यील्ड मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को वहां पर अडॉप्ट करें। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स अब क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को हम लोग बोलते हैं एग्रोकेमिकल्स, यानी कि हम लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करके भी अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive. Obviously, आजकल तो fertilizers और pesticides काफी expensive हो गए हैं, and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. यानी कि अब हम और इंक्रीज नहीं कर सकते, जो हम लोग नॉर्मल फार्मिंग मेथड यूज करते हैं उनकी हेल्प से, या जो नॉर्मल चीजें हम लोग यूज करके हम लोग सोचते हैं कि यील्ड और इंक्रीज हो जाए, वो अभी एक पॉइंट के बाद में सैचुरेट हो जाता है। तो अब हम लोग नॉर्मल ब्रीडिंग मेथड से तो हम लोग क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ as traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture, है ना, टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। ठीक है, टिश्यू कल्चर बेसिकली होता क्या है? Whole plants could be regenerated from explants. That is any part of plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in special nutrient media. This capacity to generate a whole plant from any cell or explant is known as totipotency. देखिए समझिए टिश्यू कल्चर क्या होता है। What is टिश्यू कल्चर? हम लोग क्या करते हैं? We grow a complete plant from a small plant part। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? छोटे प्लांट पार्ट से हम लोग पूरे प्लांट को ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो कैपेसिटी होती है ना प्लांट्स की कि वो क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू, है ना, कोई भी पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू क्या कर सकता है? उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होती है कि वो क्या कर सकता है? विद टाइम खुद को एक कंप्लीट प्लांट के अंदर क्या कर सकता है? वो कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और इसी कैपेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। और टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या होता है? टिश्यू कल्चर वो होता है जहां पर हम लोग कुछ पर्टिकुलर प्लांट पार्ट से पूरे प्लांट को वहां पर दोबारा से बना लेते हैं। और एक्सप्लांट्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी? यानी प्लांट पार्ट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस। यानी कि किसी भी प्लांट पार्ट को जब हम लोगों ने लिया है ना, प्लांट में से लिया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो कर रहे हैं, एक सफिशिएंट एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया उसको वहां पर प्रोवाइड करके। और जब वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कंप्लीट प्लांट को जनरेट कर रहे हैं, तो उसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और ये जो कैपेबिलिटी है प्लांट की उसको हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। हमारा ये जो पीडीएफ रहेगा एनोटेटेड पीडीएफ है ना, तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है हमारे टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप ये सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग कभी भी कोई डाउट हो तो आप उस ग्रुप पर जाकर पोस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको आगे करते हैं। You will learn how to accomplish this in higher classes. Okay. It is important to stress here that the nutrient media must provide a carbon source.
such as sucrose and also inorganic salt, vitamin and amino acids and growth regulator like auxin, cytokinin, etc. This point is important. अभी वो क्या बोल रहे हैं ना, ये भी जरूरी है कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम दे रहे हैं ना, वो उस प्लांट पार्ट को क्या कर सके, कार्बन सोर्स प्रोवाइड कर सके। कार्बन सोर्स क्या हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकती है। और इसके अलावा वो वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्लांट की, लाइक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अगर लेट से प्लांट को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, विटामिन चाहिए, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए, तो वो सारे भी वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया उसको वहां पर प्रोवाइड कर पा रहा हो। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration. टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप एक बहुत ही छोटे प्लांट से आप लोगों ने क्या करा, वहां पर आप बहुत सारे प्लांट्स वहां पर ग्रो कर सकते हो, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो, ठीक है। This method of producing thousands of plants through tissue culture is known as micro propagation. अब टिश्यू कल्चर की हेल्प से जब बहुत सारे प्लांट्स को प्रोपगेट करवा रहे हो या ग्रो करवा रहे हो, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन. Each of these plants will be genetically identical to the whole plant from which they were grown. That means they are soma clones. ये क्या होते हैं? These are soma clones. ठीक है, यानी कि जितने भी प्लांट वहां पर ग्रो करे, ऑब्वियसली वो एक पार्ट से ही तो ग्रो करे, तो उनके अंदर कोई भी चेंज आ ही नहीं सकता। उनका जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों सेम होगी, इसलिए उनको हम लोग सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं। Many important food products like tomato, banana, apple have been produced on a commercial scale using these methods. ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि टिश्यू कल्चर कौन कौन से प्लांट्स को बनाने के लिए हेल्पफुल रहा है, तो वहां पर आप क्या अगर ऑप्शन में होगा टोमेटो, बनाना, एप्पल और साथ में ऑरेंज, तो आप ये आप पूछ ले कि लेट से कौन सा नहीं हुआ, तो आप वहां पर ऑरेंज को टिक करेंगे। और मान लो कि इन तीनों में से कोई दिया हुआ और बाकी के कुछ और प्लांट्स दिए हुए हैं, तो फिर आप वहां पर किसको टिक करोगे? इनमें से जो भी ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होगा उसको अकॉर्डिंगली आपको आंसर डिसाइड करना होगा। अभी ये बात हो गई टिश्यू कल्चर की। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर सोमा क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस माइक्रो प्रोपगेशन की हेल्प से, और माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर हम लोग टिश्यू कल्चर को बेसिकली यूज करते हैं। Another important application is the recovery of healthy plant from disease plants. ठीक है, यानी कि और क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग हेल्दी प्लांट की रिकवरी कर सकते हैं डिजीज प्लांट्स में से, है ना। लेट्स से अगर कोई प्लांट जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड भी है ना, अगर कोई प्लांट जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड भी है, उस केस के अंदर जो मेरिस्टम होगा दैट इज फ्री ऑफ वायरस, क्योंकि मेरिस्टम क्या है ना, इट इज ग्रोइंग, कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है ना, तो जो पार्ट्स ग्रो करेंगे दैट आर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस। अभी hence one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plants. Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, potato, etc. यानी कि आप क्या कर सकते हैं, one can remove the meristem, आप क्या कर सकते हैं, मेरिस्टम को वहां से रिमूव कर सकते हैं और उसको आप इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर आप ग्रो करवा सकते हैं टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स। और इसी की हेल्प से हम लोगों ने क्या क्या ग्रो करा है, बनाना, शुगरकेन एंड पोटैटो। Scientists have even isolated single cell from plants, and after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplast surrounded by plasma membrane. Isolated protoplast from two different varieties of plants, each having a desirable character, can be fused to get hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. These hybrids are known as somatic hybrids, while the process is known as somatic हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ इसका क्या मतलब है। देखो होता क्या है ना कि साइंटिस्ट क्या कर पा रहे हैं आजकल, वो एक पर्टिकुलर सिंगल सेल को भी प्लांट्स के अंदर से आइसोलेट कर लेते हैं। और लेट्स से कि कोई भी लेट्स से ये कोई सेल है पर्टिकुलर, ये सेल प्लांट से साइंटिस्ट ने आइसोलेट कर लिया, ये सिंगल सेल है। अभी वो क्या करेंगे, इसकी ये जो सेल वॉल है, ठीक है, ये जो इसकी सेल वॉल है, इसको ये क्या करेंगे, इसका डाइजेशन करवा देंगे किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर चीज के साथ में हम लोगों ने लेट्स से सेल वॉल का डाइजेशन करवा दिया। अभी जब सेल वॉल का डाइजेशन हो गया वहां पर, तो उसके बाद में क्या हुआ, नेकेड प्रोटोप्लास्ट वहां पर निकल आया। प्रोटोप्लास्ट जो होता है इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो जो प्रोटोप्लास्ट था वहां पर वो निकल आया। और जब वो प्रोटोप्लास्ट निकल आया, अगर मान लो कि हम लोगों ने क्या किया
आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ले लिए दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट से। हम लोगों ने क्या किया, दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट से हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करे और दोनों के ही अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ थे, यानी कि जो हमें एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर चाहिए थे, बट वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट थे। तो हम लोगों ने क्या किया, वहां से सेल को निकाला। सबसे पहले सेल निकाल के उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाया। सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाने के बाद में हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, वहां से प्रोटोप्लास्ट निकाला विच वाज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है, हम लोगों ने जो दो प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट निकाले, उनके अंदर क्या थे, वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मुझे अपने प्लांट के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इनको फ्यूज कर दूंगी। ये जो दो प्रोटोप्लास्ट मैंने निकाले, मैं इनका फ्यूजन करवाऊंगी और इनको फ्यूजन करवा के मैं क्या करूंगी, एक नया प्लांट उसी प्रोटोप्लास्ट से ग्रो करवाऊंगी। जो प्लांट वहां पर इस फ्यूज्ड हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से ग्रो हो रहा है, उसी प्लांट को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato and when they are grown to form new hybrid plants combining tomato and potato characteristics। यानी कि मान लो कि मैंने क्या करा कि एक टमाटर ले लिया और एक आलू ले लिया, और फिर मैंने क्या करा, आलू और टमाटर दोनों से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए, उनको फ्यूज किया और फिर एक नया प्लांट बनाया। अब जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर टमाटर और आलू दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वहां पर प्रेजेंट होंगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। ठीक है, इसी से क्या बना है, बेसिकली पोमैटो बना है ना, जब हम लोगों ने क्या किया, कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो, है ना, जब हम लोगों ने इन दोनों को कंबाइन किया तो वहां पर क्या बना, पोमैटो। बट इस प्लांट के अंदर सभी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होते जो वहां पर जरूरी है इसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज में नहीं लाया जाता, इसलिए इसकी ज्यादा बात भी नहीं की जाती। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yields from their field? Is there a way? ठीक है, ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यील्ड को एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ फील्ड से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, सेम एरिया ऑफ फील्ड से हम लोग ज्यादा यील्ड ऑब्टेन कर सके, या हम लोग क्या कर सके, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज मिनिमाइज कर सके। अगर बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पा रहे तो उसको हम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको जो नुकसान पहुंच रहा है वो बच सके। तो ये किस तरीके से हो सकता है, इफ वी यूज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बेसिकली जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स भी बोलते हैं। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या होती है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल whose genes have been altered by manipulation are known as genetically modified organism। यानी वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को मैंने क्या किया, अल्टर कर दिया अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए, तो हर उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके अंदर वो जीन का मॉडिफिकेशन है, उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या फिर कोई और बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दे हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। अभी इसकी बेसिकली हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या है ना। दे हैव मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। यानी कि हुआ क्या, क्रॉप्स के अंदर ना स्ट्रेस टॉलरेंट बढ़ गई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कि वहां पर पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप भी हम लोग बना पा रहे हैं उनके जीन्स को मैनिपुलेट करके। तो उसकी वजह से क्या है, वहां पर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दे हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे ऑब्वियसली वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, है ना, कि यानी कि जो मिनरल यूसेज है प्लांट्स की उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है ना, कि जो बेसिकली जो हमारे प्लांट्स है वो क्या कर पा रहे हैं, जो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स या जो कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स वो पूरे तरीके से पहले एब्जॉर्ब नहीं कर पाते थे, या एब्जॉर्ब कर लेते तो दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म फुली लाइक एफिशिएंटली, है ना। तो वो भी हम लोगों का अब जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ गया है। ठीक है,
तो इसकी वजह से बेसिकली वहां पर होता क्या है, इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो वहां पर बेसिकली होता क्या है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो एकदम से खत्म नहीं होती, ठीक है, वो बहुत अभी फर्टिलिटी काफी टाइम तक वहां पर मेंटेन रहती है। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए का जो कंटेंट होता है वो अच्छे खासे अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट होता है। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या कर दिया, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी जो है फूड की उसको भी हमने इम्प्रूव वहां पर कर दिया है। In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants. है ना, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कुछ टेलर मेड प्लांट्स बना पा रहे हैं टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। है ना, टेलर मेड का मतलब अकॉर्डिंगली, लाइक जैसे उनको चाहिए हम लोग उस तरीके से भी वे जो प्लांट्स हैं उनको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, बेसिकली मॉडिफाई कर पा रहे हैं, ताकि क्या कर सके वहां पर वो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो सके, किस फॉर्म के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल और इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और द फार्मास्यूटिकल्स। सम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग दैट विल, अच्छा तो बोल रहा है किस किस को आपने स्टडी करना है, प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, तो अगर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट वहां पर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो होगा क्या, वहां पर अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीटी टॉक्सिन क्या होता है। सो बेसिकली ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ना, इट इज प्रोड्यूस बाय बैसिलस। यहाँ पर जो बीटी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस thuringiensis। ठीक है, बैसिलस thuringiensis इसकी फुल फॉर्म होती है। इट इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम, ऑब्वियसली मैंने बोला कि इट इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम नोन एज बैसिलस thuringiensis, इसी को हम लोग शॉर्ट पे क्या बोल देते हैं, बीटी। जो ये बीटी टॉक्सिन जीन होता है ना, इसको हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर से क्या किया, क्लोन किया है, और इसको हम लोगों ने प्लांट्स के अंदर एक्सप्रेस करवाया है। किस लिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, बेसिकली वहां पर प्लांट्स को इंसेक्ट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके बिना किसी इंसेक्टिसाइड की यूज के, है ना। और वहां पर बेसिकली होता क्या है, तो क्या क्रिएट हो जाता है वहां पे, इसका मतलब एक बायोपेस्टिसाइड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक वो नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह एक्ट कर रहा है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। वैसे तो बीटी ब्रिंजल भी आ गई है, ठीक है, बीटी ब्रिंजल भी अभी आ चुकी है, बट इंडिया के अंदर अभी सिर्फ बीटी कॉटन का यूज होता है, और किसी भी लाइक बीटी वैरायटी का वहां पर इंडिया के अंदर अभी यूज नहीं हो रहा है। अभी हम लोग बीटी कॉटन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill insects such as lepidopterans, जिनमें क्या क्या आता है, टोबैको बडवर्म, आर्मीवर्म, कॉलियोप्टेरन्स जिनके अंदर आते हैं आपके बीटल्स, डिप्टेरन्स जिनके अंदर आपके आती हैं फ्लाइज और मॉस्किटोज। यानी कि बैसिलस thuringiensis के जो कुछ स्ट्रेन्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम्स या हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो लेप्टिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स को वहां पर किल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा बैसिलस thuringiensis होता है ये क्या करता है, इट फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स, ठीक है। वो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज के अंदर वो वहां पर प्रोटीन क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस करता है। दिस क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, अगर उसके अंदर एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रेजेंट है और उसको हम लोग अभी प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, तो हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि फिर ये हमारे प्लांट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा, है ना, हो सकता है। बट होता क्या है, ये जो बीटी टॉक्सिन होता है, ये जो बीटी टॉक्सिन होता है, ये प्रोटीन जो होता है ना, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स की फॉर्म में होता है। प्रोटॉक्सिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ अ टॉक्सिन, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, प्रोटॉक्सिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, ठीक है। तो वो एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। पर जैसे ही एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ने उस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को खाया, क्योंकि वो क्या है, बेसिकली ये जो बीटी होता है ना, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक,
क्या होता है ये स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी कि ये सिर्फ उन्हीं को ही मारेगा जो लाइक इसके टारगेट ऑर्गेनिज्म है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अभी जैसे इंसेक्ट ने वो इनएक्टिव टॉक्सिन को खाया, वो क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, क्योंकि जो गट है उस इंसेक्ट का, उसके अंदर एक एल्कलिन पीएच वहां पर प्रेजेंट है। यानी कि उस टॉक्सिन को क्या हुआ, एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिल गया टू एक्ट, है ना, जो उसके लिए सुटेबल था। तो जैसे उसको एल्कलिन पीएच मिला, जो प्रोटॉक्सिन था वो एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा वहां पर, बेसिकली वो जो पीएच है वहां पर जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाएगी। अब ये जो एक्टिव टॉक्सिन है ये क्या करेगा, मिडगट एपिथेलियल सेल्स के साथ में वहां पर बाइंड कर लेगा, इंसेक्ट के मिडगट एपिथेलियल सेल्स के साथ में वहां पर वो कंबाइन करेगा और वहां पर पोर्स क्रिएट कर देगा। पोर्स क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, पोर्स क्रिएट होने की वजह से जो सेल है वो स्वेल होंगे, और सेल स्वेल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। लाइसिस का मतलब क्या होता है, बर्स्टिंग या फिर वी कैन से ब्रेक डाउन। ठीक है, तो सेल्स का लाइसिस हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, वो इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज लाइक बीटी टॉक्सिन किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेलुलर प्लांट्स, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, क्योंकि मैंने बोला ना इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक है, तो कौन सा जीन हम लोगों ने बेसिकली वहां पर लेना है बीटी से, तो हम लोगों को बेसिकली उसको वहां पर क्रॉप के हिसाब से और कौन से पर्टिकुलर इंसेक्ट को हम वहां पर टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये जो टॉक्सिन होता है इसको कोड कौन करता है, इसको एक जीन कोड करता है जिसका नाम होता है क्राई जीन। ठीक है, जो क्राई जीन होता है, ठीक है, ये इसको क्या करता है, कोड करता है। और क्राई 1AC, ठीक है, क्राई 1AC जो होता है, जिसको हम लोग क्राई भी बोल देते हैं, अगर आप लोगों के लिए बात करें तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि क्राई जीन जो होता है बेसिकली वो क्या करता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉक्सिन को क्या करता है, कोड करता है। देयर आर नंबर ऑफ देम, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन्स एनकोडेड बाय जीन क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ये क्या कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म्स। और जो क्राई 1AB होता है ये क्या कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर। ये आपके नीट के अंदर बहुत बारी पूछा गया है, तो सीओएटी के अंदर से भी आप सीओएटी के अंदर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे। तो अब ये क्या है, बेसिकली ये कॉटन बॉल आपको दिखाए हुए हैं, ये जो हुआ इसको बॉलवर्म्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और दिस वाज द फुली मैच्योर कॉटन बॉल। Next, we will be talking about the pest resistance plants. Several nematodes parasitize a wide variety of plant and animals, including human beings. यानी कि जो बहुत सारे nematodes होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, निमेटोड मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है, कौन सा निमेटोड, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया, इट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। ठीक है, तो ये जो बेसिकली मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया होता है, ये टोबैको प्लांट की रूट्स को खराब करता है और वहां पर बेसिकली क्या करता है, यील्ड की रिडक्शन वहां पर करवा देता है। तो इस चीज को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी, जिस स्ट्रैटेजी का नाम क्या था, बेसिकली उसका बेसिस क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस होती क्या है। देखो बेसिकली जो आरएनए इंटरफेरेंस होती है ना, इट टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, क्यों, एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, बिकॉज इट हेल्प्स इन सेल्यूलर डिफेंस। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स silencing of a specific mRNA due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of mRNA. Source of complementary RNA could be from infection by viruses having RNA genomes or by mobile genetic elements जिनको हम लोग ट्रांसपोजोन भी बोलते हैं, which replicate via RNA intermediate। देखो आरएनए इंटरफेरेंस बेसिकली होता क्या है,
ये एक तो सभी यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इट इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला, इट इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। अभी होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, एक स्पेसिफिक एमआरएनए को हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पर उसकी साइलेंसिंग करवा देते हैं। साइलेंसिंग का मतलब क्या होगा, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाएगा बेसिकली, है ना, वो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोला मैंने, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल आ जाता है, जो क्या करता है, बाइंड कर लेता है किसके साथ में, पर्टिकुलर एमआरएनए के साथ में, और उसके साथ में बाइंड करके वो क्या देखता है, वो ये कोशिश करता है कि जो ट्रांसलेशन है उस एमआरएनए की वो वहीं पर रुक जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, यानी कि आरएनए ने क्या करना था, आरएनए ने बेसिकली वहां पर क्या करना था, ट्रांसलेशन जो करना था उसको हम लोगों ने स्टॉप कर दिया। किसके आने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल के आने की वजह से, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर इसको साइलेंसिंग भी बोल देते हैं, जहां पर हम लोगों ने क्या किया, एमआरएनए की ट्रांसलेशन को बेसिकली वहां पर प्रिवेंट किया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहीं से भी आ सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, इट कैन कम फ्रॉम इन्फेक्शन फ्रॉम वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर ऐसे वायरसेस से भी आ सकता है जहां पर बेसिकली जो एक इन्फेक्टेड हमारे वायरसेस हो जिनके अंदर ऑलरेडी एक आरएनए जीनोम प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है वो कुछ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से भी आ जाए, जिनको हम लोग ट्रांसपोजोन्स भी बोलते हैं, जो एक आरएनए इंटरमीडिएट की हेल्प से रेप्लिकेट करते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया। अभी नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करेंगे। निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स की हेल्प से ये जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स थे इनको होस्ट प्लांट के अंदर क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अभी ये जो इंट्रोडक्शन था बेसिकली डीएनए का, it was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells। यानी कि जो इंट्रोडक्शन करवाया गया इस तरीके से करवाया गया कि वो जो पर्टिकुलर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वहां पर थे वो सेंस और एंटीसेंस दोनों टाइप के आरएनए होस्ट सेल्स के अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये जो 2 आरएनए थे बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इन्होंने क्या करा, वहां पर एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, जिसकी वजह से आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हुई, और उन्होंने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक एमआरएनए को वहां पर क्या कर दिया, साइलेंस करवा दिया, यानी कि उसको वहां पर साइलेंट करवा दिया। द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, है ना, अभी वो होस्ट क्या बन गया, वो बन गया ट्रांसजेनिक, यानी कि जिसके जीन्स के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या कर दिया, मॉडिफिकेशंस कर दिए, एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग RNA, the transgenic plant therefore get itself protected from the parasite, यानी कि हम RNA इंटरफेरेंस की हेल्प से हम लोगों ने बेसिकली उस पर्टिकुलर प्लांट को निमेटोड पैरासाइट से वहां पर क्या कर दिया, वहां पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर जो वेक्टर यूज हो रहा है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम। ये आपका क्या दिखाया हुआ है, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब वहां पर प्रोड्यूस हुआ तो वहीं पे क्या हुआ, बेसिकली निमेटोड इन्फेस्टेशन वहां पर बच गया ना। रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स, ये कंट्रोल प्लांट्स की रूट्स वहां पर दिखाई हुई है, और ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की रूट्स, ठीक है, यानी कि जब इनको क्या कर दिया गया ना, यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता था बट इनको प्रोटेक्ट किसके थ्रू करा गया, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू को प्रोटेक्ट किया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने बेटी कॉटन के बारे में डिस्कस किया, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया, और इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स किस तरीके से हम लोगों ने लाइक बनाए वो हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे कि मेडिसिन के अंदर, है ना, हमारी जो बोल सकते हैं कि जो मेडिकल इंडस्ट्री बेसिकली है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। Recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production, mass production of, just a minute, mass production of safer and more effective therapeutic drugs, है ना, किसकी वजह से, recombinant DNA technological
प्रोसेसेस की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं थेरेप्यूटिक ड्रग्स का। Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses, as is common in the case of similar products isolated from non-human sources। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि ये जो recombinant therapeutics होते हैं ना, ये कोई भी पर्टिकुलर अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स वहां पर प्रोड्यूस नहीं करते, जो कि कब हो रहा था, जब हम लोग किसी भी नॉन ह्यूमन रिसोर्स से बेसिकली कुछ पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स को आइसोलेट वहां पर कर रहे थे। अभी की डेट में देयर आर अराउंड 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, ठीक है, जिनको अप्रूव कर दिया गया फॉर ह्यूमन यूज इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर कितनी प्रेजेंट है, 12, जिनकी मार्केटिंग भी इंडिया के अंदर हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, है ना। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या होती है, अब हम लोग बात करेंगे उसकी। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज हैवी है, उसको उसको मेंटेन करना है, तो अगर आप इंसुलिन का प्रॉपर डोज एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद में लेते रहो, तो आप उसको वहां पर मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि डायबिटीज हम लोग नहीं बोल सकते ना कि पूरे तरीके से वो क्योर हो सकती है, तो हम लोग बट उसको मेंटेन वहां पर कर सकते हैं। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? अब मान लो कि human insulin अवेलेबल ही नहीं है ना इतना ज्यादा, तो उस केस के अंदर क्या वो डायबिटिक पेशेंट क्या करता है ना। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals। तो उस केस में हम लोग को क्या भी करना पड़ सकता था, हम लोगों को बेसिकली एनिमल्स के अंदर से इंसुलिन आइसोलेट करनी पड़ती, और हम लोगों को वहां पर उसको क्या करना पड़ता, वहां पर यूज करना पड़ता। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर हम लोग बेसिकली अगर किसी को डायबिटीज है और वो इंसुलिन का प्रॉपर टाइम के बाद में वो क्या कर रहे हैं, इंसुलिन का इंटेक कर रहा है, तो वो अपनी जो डायबिटीज है उसको बेसिकली वहां पर मेंटेन कर सकता है। बट इन एनी केस अगर इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन इनफ हो ही ना, है ना, तो उस केस के अंदर हो सकता है हम लोगों को क्या करना पड़े कि किसी एनिमल से हम लोगों को इंसुलिन को आइसोलेट करना पड़े और उसको यूज करना पड़े। बट क्या वो जो इंसुलिन होगा वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, या क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, तो वो सारा हम लोग अभी पढ़ेंगे। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। ठीक है, अभी हो सकता है लेट से हम लोगों ने किसी एनिमल से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट वो क्या कर दे वहां पर कोई ना कोई वहां पर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। बट लेट से हम लोग बोल दे कि हमारे पास में कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन इंसुलिन ही प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके इसके अंदर हमारा जो प्रोसेस है वो कितना इजी हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या बात करते हैं, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज और अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। यानी कि पहले जो इंसुलिन यूज की जाती थी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, वो स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स के पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट की जाती थी। ठीक है, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस टू फॉरेन प्रोटीन्स। और इसी की वजह से क्या होता था, कुछ पेशेंट्स के अंदर वहां पर कोई एलर्जी या किसी टाइप की रिएक्शंस वहां पर देखने को मिलती थी, किसके किसके अगेंस्ट टू द फॉरेन प्रोटीन। अब इंसुलिन के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कितनी चेन्स वहां पर प्रेजेंट होती है, दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट इज चेन ए एंड द सेकेंड वन इज चेन बी, विच आर लिंक टूगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, यानी कि उनका जो लिंकेज होता है दैट इज थ्रू द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या दिखाया हुआ है, आपकी दो चेन्स दिखाई हुई है। ठीक है, और वही दो चेन्स जो आपकी जुड़ी होती है ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी होती है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंसुलिन सिंथेसाइज किया जाता है, इट इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। ठीक है, यानी कि बेसिकली होता क्या है, प्रो हार्मोन का क्या मतलब हुआ, प्रो एंजाइम का क्या मतलब था, वो एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, उसकी पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी तब जाके वो एक एक्टिव फॉर्म में वहां पर कन्वर्ट होगा।
सिमिलरली प्रो हार्मोन क्या होता है, यानी कि जिसकी हम लोगों को प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसको वहां पर वर्क करवाने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, लाइक अ प्रो एंजाइम प्रो हार्मोन आल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिकम बिफोर इट बिकम्स अ फुली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल हार्मोन which contains an extra stage called the C peptide। यानी कि बेसिकली जो हमारा प्रो हार्मोन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फुली मैच्योर्ड हार्मोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और वो जो फुली मैच्योर्ड हार्मोन होगा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड भी वहां पर प्रेजेंट होती है। This C peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin। यानी कि जब मेच्योरेशन हो रही होती है ना उस टाइम पे तो ये सी पेप्टाइड प्रेजेंट होगी, बट जब वो मेच्योर हो जाएगा उस टाइम पे जो सी पेप्टाइड है वो क्या हो जाती है, वहां पर रिमूव हो जाती है। मेन चैलेंज फॉर production of insulin using recombinant DNA techniques were getting insulin assembled into a mature form। यानी कि अर्लियर टाइम्स के अंदर जब हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से वहां पर इंसुलिन बनाना था, वहां पर बेसिकली जो चैलेंज था वो क्या था कि हम लोगों को बेसिकली जो इंसुलिन था उसको मेच्योर फॉर्म के अंदर ना असेंबल करना बहुत मुश्किल था। बट 1983 के अंदर क्या हुआ, एली लिली एन अमेरिकन कंपनी, जो एली लिली कंपनी थी विच वॉज एन अमेरिकन कंपनी, इट प्रिपेयर्ड 2 DNA सीक्वेंस। उन्होंने क्या किया, 2 DNA की सीक्वेंसेस को वहां पर क्या किया, प्रिपेयर किया, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी chains of human insulin and introduce them in plasmids of E. coli to produce insulin chains. Chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin। यानी कि क्या किया गया, एलिलिनी नाम की कंपनी ने 2 DNA सीक्वेंस को प्रोड्यूस किया विच वर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। उनको उसने क्या किया, ई कोलाई प्लाज्मिड्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वहां पर इंसुलिन की चेन्स को प्रोड्यूस कर सके। ये जो चेन्स थी, ये ए और बी चेन जो थी वो सेपरेटली प्रोड्यूस हो रही थी, एक साथ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, दे वर प्रोड्यूस सेपरेटली। उनको एक्सट्रैक्ट किया गया और कंबाइन किया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, ताकि वहां पर क्या हो सके, ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अब क्या होता है, if a person is born with a hereditary disease, can correct a therapy be taken for such a disease। वो क्या बोल रहा है, मान लो कि किसी इंसान को एक कोई हेरिडिटरी डिजीज है, यानी कि वो पैदा हुआ तब से उसको कोई डिजीज है, तो क्या हम किसी करेक्टिव थेरेपी को यूज कर सकते हैं उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए? यस वी कैन डू दैट। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। हम लोग ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी होता क्या है, it is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। यानी कि जीन थेरेपी में होता क्या है, बहुत सारे मेथड्स का कलेक्शन होता है जीन थेरेपी, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं जो एक पर्टिकुलर बच्चे या फिर किसी पर्टिकुलर एम्ब्रियो के अंदर वहां पर मिला है। होगा क्या, जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी इंसान के बेसिकली सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर हम लोग जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर डिजीज को वहां पर ट्रीट कर सके। Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नॉर्मल जीन को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवा देंगे ताकि वो क्या कर सके, बेसिकली जो वो नॉन फंक्शनल जीन है उसके बेसिकली काम को क्या कर सके, टेक ओवर कर सके, और उसकी जगह पर वहां पर वो क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, और ह्यूमन बॉडी जो है या वो उस पर्टिकुलर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली वहां पर वर्क कर सके। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। यानी कि जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की जो की गई थी वो की गई थी 1990 के अंदर 4 साल की लड़की के अंदर जिसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी था, एडिनोसिन
डीएमिनेज डेफिशिएंसी जिनके पास था, ये जो एंजाइम होता है ना, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। यानी कि ये जो एंजाइम होता है, अगर ये प्रेजेंट ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। It is caused due to the deletion of the gene of adenosine deaminase। यानी कि जब adenosine deaminase को कोड करने वाला जीन वहां पर डिलीट हो जाता है किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में से, तो वहां पर क्या होता है, एडीए डेफिशिएंसी होती है और इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि कुछ लोगों के अंदर हम लोग इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, यानी कि बाकियों के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग बेसिकली ईआरटी भी बोल देते हैं। ठीक है, ईआरटी भी बोल देते हैं, जहां पर होता क्या है, इन विच अ फंक्शनल एडीए इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन। यानी कि एक फंक्शनल एडीए इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। But the problem with both of these approaches are they are not completely curative। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग पूरे तरीके से उसको वहां पर ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of patients are grown in a culture outside the body। यानी कि क्या किया जाता है जीन थेरेपी के अंदर, बेसिकली सबसे पहले जो लिम्फोसाइट्स है ना, उस पेशेंट के ब्लड के अंदर से उनको हम लोग लेंगे, उनको हम क्या करेंगे, आउटसाइड द बॉडी कल्चर के अंदर ग्रो करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने ग्रो कर लिया। अभी अब फंक्शनल एडीए, ठीक है, फंक्शनल एडीए जो क्या होता है, बेसिकली cDNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल एडीए को इन लिम्फोसाइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। और उसके बाद में उन लिम्फोसाइट्स को हम दोबारा से पेशेंट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो जब एक फंक्शनल एडीए पेशेंट की बॉडी के अंदर चला गया, तो उसकी बॉडी अब खुद से क्या कर सकेगी, वहां पर बेसिकली एडीए को बना सकेगी, तो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी जो है वो क्योर हो जाएगी। However, as these cells are not immortal, अब जो lymphocytes होते हैं वो भी तो immortal नहीं होते ना, कुछ टाइम के बाद में they destroy और नए cells बन जाते हैं। The patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte। यानी कि उस पेशेंट के अंदर वो जेनेटिक इंजीनियर जो lymphocytes हैं उनका एक periodic infusion वहां पर जरूरी होता है। However, if the gene in isolate from the marrow cell producing ADA is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure। यानी कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जीन आइसोलेट ले ले मैरो सेल से, ठीक है, मैरो सेल्स जो कि एडीए को प्रोड्यूस कर रही है, उनको हम लोग सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, तो इसको हम लोग एज अ परमानेंट क्योर भी वहां पर कंसीडर कर सकते हैं। उस केस में हम लोगों को एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन की फिर जरूरत नहीं होती। Next is your molecular diagnosis. For effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important। Pathophysiology क्या होती है कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को कॉज कर रहा है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उस पर्टिकुलर पैथोजन की फिजियोलॉजी क्या है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड्स कौन कौन से होते थे, कन्वेंशनल मेथड्स में आपके क्या क्या आते थे, सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग यही करें ना, तो उस केस में हम लोग अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर डिसीज का। ठीक है, तो अभी अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, एंड द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, जिसको हम एलाइसा भी बोलते हैं। दीज आर the techniques that serve the purpose of early diagnosis। यानी कि वो टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं, अर्ली डायग्नोसिस के अंदर वहां पर हेल्प करती है। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन कैन बी एनी बैक्टीरिया और एनी वायरस is normally susceptible only when the pathogen has produced a disease symptom। यानी कि हम लोगों को ना किसी भी पैथोजन की प्रेजेंस तब पता चलती है जब वहां पर कोई सिम्टम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। बट उस टाइम तक क्या होता है ना, ऑलरेडी जो पैथोजन की कंसंट्रेशन है वो तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है, और इसी वजह से हम लोगों को सिम्टम्स भी दिख रहे होते हैं। बट very low concentration of bacteria or viruses can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR।
यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, एक बहुत ही लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस, है ना, यानी कि जहां पर जो सिम्टम्स है ना वो अभी तक दिखने भी स्टार्ट नहीं हुए, उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, अगर हम लोग क्या करें, उनका न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करें, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करें थ्रू पीसीआर। ठीक है, पीसीआर की हम लोगों ने बात की थी। अभी वो क्या बोल रहा है, पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो पीसीआर है उसको हम लोग एड्स पेशेंट के अंदर भी एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई करने के अंदर पीसीआर इज प्रूविंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, क्या बोला मैंने, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए विच इज टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल, उस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब, is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल स्टैंड लेंगे डीएनए या आरएनए का, जिसको हम लोगों ने एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम लोग प्रोब भी बोलते हैं, उससे हम लोगों ने टैग किया हुआ है, उसके साथ मार्क किया हुआ है, उसको हम लोग हाइब्रिडाइज होने देंगे। हाइब्रिडाइज किस में होने देंगे, टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर, इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। यानी कि जब हम इतना कर देंगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटेक्शन करेंगे यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, अब जिसके अंदर म्यूटेटेड जीन होगा वो तो फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि जो प्रोब है उसके अंदर जो है इट विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, तो इसलिए वहां पर फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर हम लोगों को वो म्यूटेटेड जीन वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोब के अंदर म्यूटेटेड जीन के साथ में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है ही नहीं। और जो एलाइसा होता है, ELISA is based on the principle of एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। Infection by pathogen can be detected by presence of antigens or by detecting the antibody synthesized against the pathogen। वो क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, अगर पैथोजेंस के थ्रू कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस कौन कौन से हो सकते हैं, एंटीजेंस कैन बी यानी प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडीज जो सिंथेसाइज हुई उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में, हम लोग उनको डिटेक्ट करके भी वहां पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली इन्फेक्शन का हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, इसी के ऊपर बेस्ड होता है हमारा एलाइसा। तो अभी तक हम लोगों ने डिटेल में जो बात करी, हम लोगों ने एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिनल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। कल इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिस वीडियो के अंदर हम लोग आपके ट्रांसजेनिक प्लांट्स और आपके एथिकल इश्यूज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, क्योंकि यही सीरीज आपकी नीट और सीयूईटी दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, या कोई अगर ऐसा बच्चा भी इस सीरीज को देख रहा है जो अभी क्लास 12 के अंदर आया है या आने वाले टाइम के अंदर बोर्ड्स एग्जाम देगा, तो उनके लिए भी ये सीरीज जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, and we will be coming up next with the continued section of this video, this chapter only. Till then, keep learning.